तो एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है। नियम तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए तथा इसे परिभाषित करें, यानी कि शक्ति का ऐसा मात्रक लिखना है और उसको परिभाषित करना है, यानी कि उसे परिभाषित करें। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट होता है, ठीक है। और उससे इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उसी को 1 वाट कहा जाता है। यानी 1 वाट किसको बोलेंगे कि अगर 1 वाट वह शक्ति है जो 1 ही सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है, उसी को 1 वाट कहा जाता है। चाहो तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी 1 वाट, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल मतलब कि डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डब्लू इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा सेकेंड, यानी कि सेकेंड। इस तरह आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर्ती को परिभाषित करते थे, इसका ऐसा मात्रक लिखो। तो 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को ही आवर्ती कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज है और इसको HZ से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो अवोगाद्रो संख्या का मान आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ये अवोगाद्रो संख्या होता है और या कणों की संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा पदार्थ के 1 मोल अणु का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान जो है उसके मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। आगे कैनल किरणें क्या है। सो यहाँ पर देखो कैनल किरणें क्या है। गोल्डस्टीन ने प्रयोग में पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें एनोड की ओर से चलकर कैथोड के मतलब कि छिद्रों से पार होकर विसर्जन नली को प्रकाशित कर देती है। तो इन किरणों को ही कैनल किरणें कहा जाता है। तो यही आंसर है जो गोल्डस्टीन ने प्रयोग में लाया था। और अथवा में जैसे यहाँ पर दिया, अथवा धनावेशित कणों से बनी मतलब किरणों को ही कैनल किरणें कहते हैं। तो आप चाहो तो आगे वाला आंसर लिख सकते हो, चाहो तो आप अथवा वाला ये आंसर भी करेंगे ना, तो यहाँ से भी आपको एक मतलब कि 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर से बोला 2 संक्रमण रोगों के नाम लिखिए। वो कौन सा 2 संक्रमण रोग है जो फैलता है बहुत जल्दी। तो आंसर हो जाएगा एक तो मलेरिया, दूसरा है मियादी बुखार, ठीक है। ये फैलने वाला बीमारी है। आगे 7 में क्वेश्चन इसमें क्या बोला, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है, यानी किसको कहा जाएगा जो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो किसी व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जा सकता है जब वो पूरी तरह से रोग मुक्त हो, यानी किसी भी रोग से वो ग्रसित नहीं हो। दूसरा है वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, यानी कोई भी चिंता नहीं है उसके अंदर, उसको बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति। तीसरा क्या दिया, वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त है। ये 3 चीज़ें अगर जिनके पास होती हैं तो वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति कहलाया जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन बी है और ये 8 नंबर से शुरुआत होता है जो 3 मार्क्स का है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न। सो यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उन कणों का उल्लेख करें जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसका आंसर कि गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे में चलती हुई गाड़ी, बहती हुई पानी, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वेग और द्रव्यमान पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें, यानी कि इन दोनों को परिभाषित करना। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण मतलब कि मध्यमान स्थिति के गिर्द यानी कि तरंग की गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग, ये सारे क्या है आपका अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। सो हमने यहाँ तक कर लिया 9 नंबर का। अब हमें 10 नंबर क्वेश्चंस करने हैं। 10 नंबर में मोल में बदले, इनको किस में बदलना है, मोल में। जैसे यहाँ पर दिया 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो सबसे पहले हमें क्या करना, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालना, जिसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं। एक ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 होता है और यहाँ पर O2 अणु 2 है, तो 2 × 16 यानी 16 × 32 ग्राम हो गया।
अब ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ये तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम से सूचित करते हैं और द्रव्यमान जो है उसको हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं, और वो कितना है 12 ग्राम है। सो हमें मोल की संख्या की ज्ञात करना है, तो मोल की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, मोल संख्या यानी कि कैपिटल एम इज इक्वल टू तत्व का परमाणु यानी स्मॉल एम, फिर बाद में हो जाएगा मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 32। तो हमें क्या करना है, 12 और 32 को डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर 12 और 32 को डिवाइड करेंगे, ये किससे आएगा, 4 से आएगा, 4 आठे 32 और 4 तिया 12, आगे डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 8 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे 10 मिनट लगाएंगे और ये हो जाएगा 0 30 हो जाएगा, यानी 8 का 8 16 8 तिया 24 8 4 32, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है इसीलिए 3 बार ही करेंगे, 8 तिया 24, यहाँ से कितने बचे 6, और इस 10 मिनट के बदले यहाँ 0 लगाएंगे तो कितना जाएगा 60 यानी कि 8 7 56 8 8 64, 8 बार में 64 हो रहा है इसलिए 7 बार करेंगे, 8 7 56, यहाँ से कितना बचा 4, फिर 4, फिर इस 10 मिनट के बदले यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि 10 मिनट के पहले 0 लगाना जरूरी होता है, और 8 पंचे 40, तो यहाँ से हमें 40 मिल गया और ये दोनों खत्म हो गए, तो आंसर हमें कितना मिला 0 यानी कि यहाँ पर 0.375, ये फाइनली आंसर है गाइस, जो मोलों की मतलब कि मोल की संख्या ज्ञात हो गई है, 0.375 हो जाएगा, ठीक है फाइनली आंसर। उसी तरह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का मोलर द्रव्यमान जो है, एक कार्बन का होता है कितना 12, एक कार्बन का मोलर मतलब कि इनका द्रव्यमान है 12, और यहाँ ऑक्सीजन का तो 16 और 2 ऑक्सीजन है इसीलिए 2 गुना 16 यानी 32, ठीक है 16 32 और 12 हो जाएगा आपका 44 U, ठीक है, ये तो इसका मोलर द्रव्यमान जिसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं, ठीक है, और CO2 का प्रदत्त द्रव्यमान जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं वो कितना है 22 है। अब मोल संख्या बराबर यौगिक का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। सो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 44 जो है ये आपका मोलर द्रव्यमान है और 22 जो है ये आपका 44 जो है ये आपका द्रव्यमान है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 22 जो है ये आपका मतलब कि कैपिटल स्मॉल एम है और कैपिटल एम का मान कितना निकला है 44, इसको डिवाइड करेंगे 22 से कम 22 22 यानी 44, तो 1/2 जो आया अगर आप इसको डिवाइड करने चलोगे तो 2 से 1 कम है तो 10 मिनट लगा दो, यहाँ 0 हो जाएगा और इसके बदले 0 लगता है, आप 5 दूनी 10, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 जो है इसकी मूल संख्या है, कितना हो जाएगा 0.5, ये फाइनली आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें क्या बोला 10 मोल जल अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें मोलों की संख्या दिया हुआ है कितना 10, और H2O का मोल द्रव्यमान 2 गुना H का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ पर 2 है इसलिए, और प्लस में 16 क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा 18 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है द्रव्यमान निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है गाइज, हम तो जानते हैं मोलर यानी कि N इज इक्वल टू मोल संख्या बराबर N इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें द्रव्यमान तो निकालना है, ठीक है, यानी ये चीज़ें हमें निकालना है, सो यहाँ पे N का मान दिया हुआ है 10 और इधर हमें ये M तो निकालना है और इसका दिया हुआ है 18। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको इनके साथ गुणा कर देंगे यानी कि M बराबर क्या हो जाएगा N इंटू कैपिटल M, ठीक है, N इंटू कैपिटल M, इसका मतलब यहाँ पर M इधर रह जाएगा और इधर 18 गुना 10 हो जाएगा, तो 18 दशम कितना हो जाएगा 180, यही हो जाएगा हमारा यानी कि द्रव्यमान जो 180 यहाँ पर आया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि उदाहरण के साथ परिभाषित करें संयोजकता और संभारी क्या है, इनको एग्जाम्पल के साथ मतलब आंसर करने हैं। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर संयोजकता क्या है, तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा जो क्षमता होती है उस तत्व की संयोजकता कहलाता है यानी कहलाती है। दूसरी बात, परमाणु अपना अष्ट पूरा करने के लिए यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का मतलब कि स्थानांतरण अथवा साझेदारी करता है उसे उस वक्त उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर सोडियम हमने ले लिया, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्ष पर आएगा 2, उसके बाद 8, उसके बाद जितना बचा वो लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के 11 है ना, तो 11 को हम सबसे पहले मान के चले हमने कितना लिखा 2, 8, 10 हो गया और इधर कितना
कितना बचा, एक। तो हमें क्या करना, संयोजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजन की इलेक्ट्रॉन आखिरी में कितना है, एक है। तो यही हो जाएगा संयोजन की इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहा जाता है संयोजकता, जो आखिरी मोमेंट पर आता है, आखिरी कक्ष पर आता है, उसको संयोजकता कहा जाता है। तो ये था आपका क्या, संयोजकता। इसके बाद करते हैं यहाँ पर संभारिक। संभारिक क्या है, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान तो आपको किसी भी तरह समान होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन परमाणु संख्या अलग होगा। देखिए यहाँ पर 18 है और ये 20 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान तो समान है। जैसे आर्गन का 18 परमाणु संख्या होता है और कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों का 40-40 होता है। सो वही चीज़ बोला है, संभारिक में क्या होता है कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको संभारिक कहा जाता है। जैसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, परमाणु द्रव्यमान 40 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और परमाणु द्रव्यमान 40 है। तो यानी कि द्रव्यमान तो समान होता है, इसी को कहा जाता है संभारिक। चूंकि दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है, जो 40-40 है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, 18 और 20 है, इसी को कहा जाता है संभारिक। यानी कि समस्थानिक रहेगा तो नीचे वाला समान रहता है, ऊपर वाला अलग अलग होता है। और संभारिक में क्या होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। ये चीज़ें आपको डिफिकल्ट समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर टीकाकरण क्यों आवश्यक है, टीकाकरण क्यों जरूरी होता है, तो हम यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि प्रतिरक्षी क्षमता, यानी कि हमारे शरीर को मतलब कि प्रतिरक्षा, खुद से रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाती है और अनेक रोग कारकों को नष्ट कर संभावित रोगों से हमें बचाता है। इसीलिए हमें टीका लगाना जरूरी है। टीकाकरण द्वारा संक्रमण रोगों का निवारण किया जा सकता है, अतः यह हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए तो अभी फिलहाल जो कोरोना जो चल रहा था, तो हमने मतलब कि आपको डोज जो लेना पड़ा था, ठीक है ना, जो डोज लेना पड़ा था 2-2, तो ये संक्रमण रोगों से बचाने के लिए भी किया जाता है। तो ये इसीलिए हमें टीकाकरण लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसको कहा जाता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तत्व जो है नाइट्रोजन अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले योग्य यौगिकों का उत्पादन किया जाता है, उसी को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। जो दालियों वाला पौधों में आपने देखे हैं गठेदार जो है जड़ होता है, वही नाइट्रोजन मतलब क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। 15 से 19 तक में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर देने होंगे। सो सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके दो प्रकार क्या है। उसके बाद 15 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड यानी कि पर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताओ कितनी होगी। सो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषित करना है। यांत्रिक ऊर्जा यानी वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य आसानी से कर सकता है, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। फिर हमें पूछा था यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार बताओ, तो यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार ये हैं, यानी कि इसके 2 प्रकार हैं, एक तो होगा गतिज ऊर्जा, एक होगा स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद हमें बोला इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमें बोला है वस्तु का द्रव्यमान कितना मीटर है, 15, मतलब कि द्रव्यमान यानी कैपिटल एम से इसको सूचित कर, स्मॉल एम से सूचित करते हैं द्रव्यमान को, और इसमें 15 kg है। उसके बाद इसका वेग यानी v कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी कि ई के एनर्जी काइनेटिक जो यहाँ पर आपको दिया है ई के, और 1 यानी कि हाफ mv², ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो हाफ mv², हाफ m का मान कितना है 15, और मैं बता दूं यहाँ पर v यानी वेग कितना है 4, लेकिन v का स्क्वायर यानी 4 गुना 4। सो सबसे पहले आप ना इस चीज़ को कट करेंगे, तो कट कर लिए तो 2 बचा। अगर हमें क्या करना है, 15×4 = 60 हो गया, ठीक है, यानी कि अगर इसको गुना करें 15×4 = 60, फिर हमें यहाँ जो 2 बचा इससे गुना करेंगे, 2 0 0 2 6 12। कहने का मतलब ये कुल मिला के जो इसका गतिज ऊर्जा है वो कितना हो गया, 120 जूल। ऊर्जा मतलब जूल होता है इसका ऐसा मतलब, तो अतः वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है वो 120 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए मतलब कि श्रव्यता प्रयास क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो श्रव्यता प्रयास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और यहाँ पर जो आवृत्ति दिया हुआ है वो कितना है, 100 हर्ट्ज। और यहाँ पे हमें समय दिया 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, क्योंकि हमें सेकंडों में मतलब आवृत्ति का समय मात्रा हमें सेकंडों में करनी होंगी, ठीक है। आवृत्ति का तो वैसे ही होता है क्या, टाइमिंग का हमारा सेकंड होता है, ठीक है। आवृत्ति का HZ यानी कि हर्ट्ज होता है।
सो सबसे पहले समय जो है 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। और आगे बात करते हैं कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या बराबर कितना आवर्ती हुआ है और कितना समय लगा। तो आवर्ती तो हमारा कितना 100 हर्ट्ज है और इसमें सेकंड जो समय जो लगा वो 60 सेकंड है। तो यहाँ पर कुल मिला के कितना हो जाएगा, समय और आवर्ती को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000, और 6000 बार ये क्या होगा कंप्लीट होगा। ये आंसर हमारा फाइनली होगा। देन 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुण की तुलना करें। ये तीनों के गुणों का तुलना करना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, कण कौन कौन से होते हैं, कण 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इसके संकेत इस प्रकार है, जैसे ई इलेक्ट्रॉन 1 का पावर कितना है 0 है, प्रोटॉन का 1 है और न्यूट्रॉन का 0 यानी n का पावर कितना होता है 1। सो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पर जैसे दिया है 9 पॉइंट, ठीक है 9.18 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसकी आवेश की बात करेंगे तो ये एक ऋण आवेश है, और आवेश कितना आवेश कैसा है मतलब तो कूलम होता है, ठीक है, और द्रव्यमान का किलोग्राम मापा जाता है। तो इसका आवेश की बात करेंगे तो 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है, इसके आवेश। ये चीज़ें आपको याद रखना है और ये आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, इसलिए इसको भूल से भी भूलना मत, ठीक है, इसको याद करना। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है ये कितना 1.676 इंटू, ये इंटू है गुना है, ठीक है, 10⁻⁻, माइनस में कितना है 20 कितना है 7 है, इतना किलोग्राम है। और इसका अगर हम बात करें एक इकाई धनावेश, ये धनावेश में पाया जाता है। और अगर इसके आवेश की बात करेंगे 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है, आवेश में 19 कूलम होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन का अगर हम द्रव्यमान देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.676 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। ये दोनों तो लगभग समान है, लेकिन इसकी जो यानी कि आवेश है ये पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, यानी इसकी आवेश शून्य होती है, ठीक है। ये आंसर आपको, ये चीज़ आपको याद करना है जो इनके गुण हैं। आगे बात करते हैं बी नंबर्स में क्या बोला है, हाइड्रोजन के समस्थानिक एस डी और टी के लिए प्रत्येक में मतलब पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों की कणों को सारणीबद्ध करिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एस डी टी और हाइड्रोजन के समस्थानिक के ये सारणी को पूरी करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर नाम है, नाम क्या है, जैसे यहाँ पर दिया प्रोटियम, जैसे एच दिया, जब एफ, इसमें द्रव्यमान संख्या कितना है 1 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है यानी पी की 1 है। उसी तरह न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। उसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है। आगे बात करेंगे ड्यूटेरियम में द्रव्यमान संख्या कितना है 2 है, यानी डी से जिसको सूचित करते हैं, ठीक है ना, डी है, और 2 है, और द्रव्यमान कितना है 2 है। प्रोटॉन की संख्या कितना है 1 है, 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मतलब कि ट्रिटियम है, जिसको एच टी मतलब टी से कहते हैं इसको, और इसका द्रव्यमान कितना है 3 है, और इसका मतलब कि प्रमाण मतलब प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की 2 है, और यहाँ पर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की भी 1 है। तो ये सारणी आपको याद करनी है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाएं, यानी मृदा जो है किस प्रकार निर्माण करता है। सो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी बनने में निम्नलिखित कारक जो है काम पर आते हैं, वो कौन कौन सा। सबसे पहले सूर्य, यानी पत्थरों को गर्म करता है जिसपे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है महीन मिट्टी में, ठीक है, और ये इस तरह से क्या करता है, मिट्टी का भी बनता है। दूसरी बात, जल, यानी जल मिट्टी के निर्माण में 2 तरीके से सहायता करता है। पहला तो है सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है, जो यदि वो जम जाता है तो वो दरार को चौड़ा कर देता है। लेकिन यदि पानी बाद में जमता है तो यह दरार को और भी चौड़ा करेगा, क्योंकि बहता हुआ व जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर, तेज गति से बहती पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है, जिसे आपस में टकरा कर टूट कर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल रूप पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर पाया जाता है। इस तरह से मिट्टी का जो है निर्माण होता है। अगर बात करेंगे
हवा से पत्थर के टुकड़ों आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसका चौथा रीजन है जीव, यानी जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि लाइगन पत्थरों यानी कि पत्थरों की सतह पर उगते हैं, जो पत्थर को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं और मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मॉस भी मिट्टी को बारीक करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट नंबर और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, यानी 19 का, संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपायों को लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि संक्रमण कारक जो मतलब कि अधिकांश सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, जीवाणु, कवक अथवा कृमि होते हैं। ये कारक विभिन्न यानी कि विभिन्न माध्यमों जल, भोजन, वायु संपर्क आदि द्वारा समुदाय में क्या होता है, फैलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। तो संक्रमण से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोगियों से दूर रहना चाहिए, हमें खुले स्थानों में रहना चाहिए और भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था। साफ जल पीना चाहिए, हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। पांचवा, हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और छठा, हमें टिकवा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम संक्रमित रोगों से स्वस्थ पा सकते हैं। गाइस, यहाँ तक हमने 19 तक किए हैं। तो आगे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।